चलिए आइए, यहाँ पे हम पढ़े थे पिछला क्लास में जो फोकस, वक्रता त्रिज्या, प्रधान अक्ष यानी प्रिंसिपल एक्सिस ये सब बता दिए थे। देखिए यहाँ पे जो होता है पोल होता है, पोल और फोकस को आगे बढ़ाते हैं, पोल और फोकस के बिंदु को आगे बढ़ाते हैं तो वक्रता त्रिज्या इसके आगे को बढ़ाते हैं तो ये अनंत तक बढ़ सकता है। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, प्रधान अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस इसको इंग्लिश में बोलते हैं। उसके बाद से जहाँ फोकस होता है उसी पोल से डबल दूरी को क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। यहाँ से जितना दूरी होगा इससे डबल ही होता है यहाँ की दूरी, ठीक है। तो ये वक्रता त्रिज्या हो गया। इसी में अब इससे क्वेश्चन पूछता है वस्तु को कब कहाँ रखते हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनता है, ठीक है। तो इससे बहुत पूछता है। तो आज दर्पण वाला पढ़ लेंगे, उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पूछ देगा कि अगर वस्तु अनंत पे है, अनंत और ये वक्रता त्रिज्या के बीच है, वक्रता त्रिज्या पे है, वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में है, अगर फोकस पे है या फोकस और ध्रुव के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। तो बारी बारी से सबको समझते हैं। तो इसमें एक ही लाइन में हम समझा दिए इसको आराम से एकदम इजी वे में कि अगर वस्तु अनंत पे है, जैसे मान लीजिए यहाँ वक्रता त्रिज्या होगा, बढ़ते जाएगा अनंत यानी बहुत दूरी, अनंत मतलब बहुत ज्यादा दूरी। तो बहुत ज्यादा दूरी यहाँ हम लिख दिए हैं इतना ही में समझने के लिए। बहुत ज्यादा दूरी पे मान लीजिए यहीं तक फोकस है, ये अनंत है। तो इसका वस्तु जो अनंत पे है, बी के मतलब ई हुआ, पहले ABCD जो लिखे हैं इसका मतलब समझिए कि कोई वस्तु है, ये क्या है, ये ए एक वस्तु है, बी भी वस्तु है, सी भी वस्तु है, डी भी वस्तु है, ई भी वस्तु है, एफ भी वस्तु है। बी के मतलब ये हो गया अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में कोई वस्तु है। इसके देखिएगा ये वक्रता त्रिज्या हो गया और ये अनंत हो गया, तो इसके बीच में कोई वस्तु है यहाँ। सी के मतलब ये हो गया यहाँ पर, इस सी का मतलब कि वक्रता त्रिज्या पर ही है, इसके सामने ही है, ठीक है। और डी का मतलब ये हो गया फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में अगर वस्तु है, कोई दिक्कत। ई का मतलब ये हो गया कि कोई वस्तु फोकस पर ही है, ये एफ है फोकस, कोई वस्तु हम अगर फोकस पे रखते हैं इसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। एफ के इस एफ का मतलब ये हो गया कि यहाँ फोकस और ध्रुव, इसको ध्रुव बोलते हैं कि नहीं, इसी को इंग्लिश में पोल भी बोलते हैं। तो ध्रुव और फोकस के बीच में अगर कोई वस्तु हम रख रहे हैं तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा। अब देखिए तो सबसे पहला चीज जो अनंत पे है, तो अनंत पे ए है तो इसका प्रतिबिंब फोकस पे बनेगा, और फोकस के नीचे बनेगा, इधर बनेगा नीचे। तो नीचे बनेगा तो उल्टा बनेगा। अगर वस्तु इस तरह से है अनंत पर, यहाँ मान लीजिए इसको अनंत ले रहे हैं, इधर लिख दे रहे हैं, वस्तु इस तरह से है तो इसका प्रतिबिंब नीचे यहाँ पे बनेगा, फोकस पे इस तरह से नीचे बनेगा, समझ गए। हाँ ऐसे प्रतिबिंब बन गया ऐसे, जिस तरह देखते हैं आप लोग जल में देखते हैं, है ऐसे दिखाई देता है नीचे, उस तरह से। तो यहाँ जब वस्तु बना है, यहाँ वस्तु है कहाँ, अनंत पे, तो प्रतिबिंब उसके कहाँ बनेगा, फोकस पे। और कहाँ बनेगा, नीचे। और उल्टा, ये उल्टा ना हो गया, उल्टा हो गया। और वास्तविक बनेगा, वास्तविक मतलब जो पर्दे पर दिखाई दे, और काल्पनिक का मतलब होता है जो पर्दे पर नहीं दिखाई दे, सिर्फ दिमाग में हम कल्पना कर सकते हैं, समझ गए। जो रियल में दिखाई नहीं देता है लेकिन हम लोग दिमाग में कल्पना कर सकते हैं, ऐसे होगा तो ऐसे हो सकता है, ठीक है। तो उसी को काल्पनिक बोलते हैं या आभासी बोलते हैं। नीचे बना है तो उल्टा कहाँ बना है, ये उस तरफ बना है। नहीं, यहाँ पे है तो इसका प्रतिबिंब यहाँ नीचे बनेगा, उल्टा उल्टा बनेगा। नहीं जिस तरह भी देखते बताए जल में जो होता है, आप खड़ा है लेकिन प्रतिबिंब नीचे बन जाता है उल्टा, वास्तविक प्रतिबिंब है, ठीक है। जो मन दिखाई दे वो वास्तविक है, जो नहीं दिखाई दे हम कल्पना कर सकते हैं कि ऐसा हो सकता है, तो उसी को काल्पनिक कहते हैं। तो इस तरह जितना भी होता है यहाँ पे, उस दिन हम बताए थे, याद होगा तो, कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब बनता है वास्तविक, काल्पनिक दोनों बनता है, बताए थे। लेकिन उत्तल दर्पण में बताए थे केवल काल्पनिक बनता है, वास्तविक नहीं बनता है, तो वो बता दिए थे। उसके बाद से यहाँ पर देखिए अगर वस्तु अनंत पे है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस पे। अगर वस्तु अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में है तो फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में बनेगा। मतलब वस्तु इस तरह से होगा, वहां पे मान लीजिए कोई खड़ा है ऑब्जेक्ट,
ऑब्जेक्ट, वस्तु को ऑब्जेक्ट बोलते हैं, इस तरह से खड़ा होगा तो यहाँ पर इस तरह से बनेगा। माने ये होगा इस तरह से खड़ा तो इसका प्रतिबिंब इस तरह से उल्टा दिखाई देगा, समझ गए। और वस्तु वक्रता त्रिज्या पे है तो उसका प्रतिबिंब वक्रता त्रिज्या पर ही बनेगा। माने इस तरह से यहाँ खड़ा होगा तो इस यहीं से इसका नीचे इस तरह से दिखाई देगा, समझ गए। अब देखिए अगर कोई वस्तु वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में है, जैसे मान लीजिए कोई डी है जिसका नाम हम यहाँ पर रख दे रहे हैं डी, इस तरह से, तो इसका प्रतिबिंब जो वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में कोई वस्तु है तो इसका प्रतिबिंब बनेगा वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच। तो देखिए यहाँ बना, इसका प्रतिबिंब जो डी यहाँ है, डी डैश यहाँ बना, इसका प्रतिबिंब इस तरह से इधर बन जाएगा नीचे, समझ गए। और कोई वस्तु फोकस पर ही है तो इसका प्रतिबिंब अनंत बनेगा, इधर बनेगा, यानी अनंत यहाँ हम ले लिए मान लीजिए बिंदु, तो ई यहाँ है तो इसका प्रतिबिंब इधर बनेगा अनंत पे। और अनंत पे जो बनता है बहुत बड़ा बनता है, क्या बनता है, बहुत बड़ा बनता है। तो अगर इतना नहीं समझ में आया, इतना समझ में आएगा तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो बस इतना ही याद रखिए कि एक इनफाइनाइट है, अनंत है, उसके बाद से वक्रता त्रिज्या है, उसके बाद से फोकस है। इधर से लिखना स्टार्ट करेंगे, प्रतिबिंब इधर से बनाना स्टार्ट कर देंगे, क्या कोई दिक्कत। अब देखिए जो अनंत पे है वो फोकस पे बन गया, जो अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में है वो फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में बन जाएगा। और जो वक्रता त्रिज्या सॉरी जो वक्रता केंद्र पे है तो वक्रता केंद्र पर बनेगा। और जो वक्रता केंद्र और फोकस के बीच में है वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में बन जाएगा। और बस हो गया, एक फोकस पे है तो अनंत में बन जाएगा। अगर उतना नहीं समझ में आया तो इस तरह से समझिए, यहाँ पे शॉर्टकट में समझाते हैं। इस तरह से ले लिए, मान लीजिए यहाँ पे एफ है और यहाँ पे सी है और यहाँ पे इनफाइनाइट है, मैंने वक्रता केंद्र हो गया, ये क्या हो गया, फोकस, ये अनंत। तो ये अनंत वाला जो है यहाँ पे इस तरह से प्रतिबिंब जो होगा, जो आपको क्या करना है, यहाँ पे ले लेना है ए, अच्छा से मार्क करो, नहीं चल रहा है, यहाँ पे थोड़ा इसको मिटाते हैं फिर बाद में लिख लेंगे। इसके ऊपर ले लेते हैं ए, यहाँ पे ले लेंगे बी, ये हो गया सी, ये हो गया डी और ये हो गया। तो क्या कीजिए, इसका सीधा इसी में बनेगा, इस तरह से समझिए। और इसका वाला इधर आ जाएगा, इसका वाला इधर आ जाएगा, और बच गया ये वाला दूर वाला इधर दूर चला जाएगा, इसका दूर वाला इधर दूर चला जाएगा, समझ गए। मैंने इस तरह से समझना है, ए बी सी डी ई, 5 गो हुआ। तो इसका सीधा, इसका इसके पास, इसका इसके पास, और इसका इसके पास, और इसका इसके पास। मैंने कहने का मतलब ये बगल वाला ही इधर, ये वाला इधर बगल में ही, दूर वाला इस दूर के पास। समझ में आ गया कि नहीं? समझ में आ गया है, मेरे ख्याल से आ गया होगा। कि सीधा दूर वाला ये दूर के पास, दूर वाला ये दूर के पास। अभी बच गया बीच वाला, तो ई वाला इसके पास आ जाएगा और ई वाला इसके पास, माने इसके सामने सामने। इस तरह से ग्राफ याद कर लीजिएगा, आपको नहीं भूलिएगा। अब वही बात हो गया कि जो अनंत पे था फोकस पे आ गया, जो अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में आ गया तो फोकस और वक्रता त्रिज्या के बीच में आ गया। और जो वक्रता त्रिज्या पे था तो वक्रता त्रिज्या पे रह गया। और यहाँ पे जो था वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में तो अनंत और वक्रता त्रिज्या के बीच में आ गया। और जो फोकस पे था अनंत पे चला गया। कोई दिक्कत, इतना तो याद है। और अब यहाँ याद रखना है कि दर्पण कौन था, अवतल दर्पण। कौन था? अवतल दर्पण। अवतल दर्पण में इतना कंडीशन याद रखना है। अब देखिए वस्तु मिरर के पास जितना बनेगा छोटा बनेगा, अब मिरर से जितना बढ़ते जाएगा उतना दूर जितना जाएगा उतना ही बड़ा होते जाएगा। तो फोकस पे बनेगा अनंत पर रहता है वस्तु तो बहुत बड़ा रहता है, लेकिन फोकस पे बनता है तो फोकस पे बहुत छोटा बनता है। तो ये वस्तु होगा तो बहुत छोटा होगा, बहुत छोटा, ठीक है। इसको थोड़ा सा छोटा होगा, ठीक है। ई बनेगा बराबर, माने वस्तु यहाँ जितना बराबर होगा
प्रतिबिंब उतना ही बराबर होगा, माने उतना ही बड़ा होगा। अगर ये जितना बड़ा होगा उतना ही बड़ा यानी बराबर बनेगा। और इधर से जो बनेगा इसका प्रतिबिंब इधर जो बनते जाएगा, अगर वस्तु ई जो है, ई नहीं डी न है, वस्तु जो डी है उसका प्रतिबिंब यहाँ डी डैश जो बना इससे बड़ा बनेगा। क्या बनेगा? बड़ा। बड़ा। बड़ा बनेगा और ये बहुत बड़ा बनेगा। समझिए कि छोटा का क्रम इधर से बढ़ते जाएगा, ठीक है। प्रतिबिंब इधर बहुत छोटा बनेगा, इससे थोड़ा सा बड़ा बनेगा तो यानी छोटा कह देंगे, और ये वस्तु के बराबर बनेगा, और इधर ही बड़ा बनेगा, और इधर जाएगा अनंत, तो वस्तु तो क्या होगा? बहुत बड़ा बनेगा। तो यहाँ पे आप कह सकते हैं कि वस्तु के बराबर भी बना, छोटा भी बना, बड़ा भी बना। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब जो होता है बड़ा भी बनता है, छोटा भी बनता है, और वस्तु के बराबर भी बनता है, और बहुत छोटा भी बनता है, और बहुत बड़ा भी बनता है। क्लियर? और ये जितना प्रतिबिंब होगा सब वास्तविक होगा। क्या होगा? वास्तविक होगा, यानी इसको प्रतिबिंब को पर्दे पर हम देख सकते हैं। उसके अलावा ये उल्टा होगा, देखिएगा, जो वस्तु है था सब ऊपर और उसका प्रतिबिंब सब नीचे बना कि नहीं बना? तो ये क्या हो गया? ये नीचे बन गया, यानी नीचे बनेगा तो इस तरह से बनेगा। अगर सिर उसको इधर होगा तो सिर इस तरह से नीचे दिखाई देगा, यानी उल्टा बना। तो इसको कहते हैं वास्तविक, उल्टा, बड़ा, बराबर और छोटा, यहाँ कह सकते हैं। उसके बाद से देखिए, अगर वस्तु को हम रख दें ध्रुव और एफ के बीच में, एगो अलग से इसको याद रखिएगा, इस तरह से ध्रुव और एफ के बीच में, तो ध्रुव और एफ के बीच में जो रहता है इसका प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, और दर्पण के पीछे जब भी प्रतिबिंब बनता है वो सीधा बनता है, ठीक है। दर्पण का प्रतिबिंब जो पीछे जो बनता है वो क्या होता है? सीधा बनता है, उल्टा नहीं बनता है। तो यहाँ पे वस्तु से सीधे क्या होगा? बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा, और वो काल्पनिक होता है। क्या होता है? काल्पनिक। उसी को आभासी भी बोला जाता है, ठीक है। इसी को इमेजिनरी भी बोला जाता है, ठीक है। काल्पनिक, आभासी या इमेजिनरी। तो जो एक वस्तु यहाँ है फोकस और ध्रुव के बीच में जो है, इसका प्रतिबिंब किधर बना? दर्पण के पीछे। और दर्पण के पीछे जो बनेगा तो ये बहुत बड़ा बनेगा, नहीं, इससे बड़ा बनेगा और सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। तो इतना आप लोगों को क्या करना है? अवतल दर्पण में याद रखना है। तो इसमें अभी कभी भी क्वेश्चन पूछ दे कि वक्रता त्रिज्या और अनंत के बीच में रहेगा तो कहाँ बनेगा? तो अनंत और वक्रता त्रिज्या ही हो गया, तो बस वक्रता त्रिज्या और फोकस के बीच में बनेगा। समझ गए? इसी को सेंटर मान लीजिए, इससे बगल में है तो इसके बगल में इधर बनेगा, और इससे दूर ध्रुव इधर है तो इसके सेंटर के बगल में ध्रुव इधर है, फोकस इधर बनेगा। अगर इसके बगल में इधर है तो जस्ट इसके बगल में यहाँ बन जाएगा। रिकॉर्ड माने इधर वाला सेंटर ऑफ कर्वेचर जो रहता है, यानी वक्रता त्रिज्या रहता है, इसको सेंटर मान लेंगे। बस इसके बगल वाला इधर, इसके बगल वाला इधर, इधर वाला इधर और इधर वाला इधर, याद रख लेना, ठीक है। कितना आसानी से याद हो गया। उसके बाद से ये हो गया आपको अवतल दर्पण। उसके बाद से अब हम लोग पढ़ेंगे उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण में कोई ज्यादा नहीं है, बस इसमें दो ही कंडीशन रहता है। अगर वस्तु अनंत पे है, कहाँ है? पहले उत्तल दर्पण है कि नहीं है? ये है। जिसका परावर्तक स्तर उभरा हुआ हो उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पे वस्तु अगर इसका कहाँ हो? अनंत पे है, तो इसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस पे। कहाँ बनेगा? फोकस पे। इसमें इतना ही याद रखना है कि वस्तु अगर इसका जो अनंत पे है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। इसके अलावा अनंत के अलावा कहीं भी हो, क्या हो? अनंत के अलावा कहीं भी हो तो उसका प्रतिबिंब बनेगा फोकस और ध्रुव के बीच में। इसीलिए यहाँ x लिख दिया, यानी x इतना की दूरी के बीच में कहीं भी हो तो इसका प्रतिबिंब इधर ही बनेगा, फोकस और ध्रुव के बीच में। किसमें? उत्तल दर्पण में, ठीक है। अवतल दर्पण वाला तो कंडीशन बता दिए। उसके बाद उत्तल दर्पण, लेंस का भी नहीं पढ़ रहे हैं, लेंस के बाद में पढ़ेंगे, ठीक है, बारी बारी से ही पढ़ेंगे। तो पहले दर्पण का निपट लेते हैं। तो जब ध्रुव के बीच में है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? फोकस पे। और उसके अलावा कहीं भी हो तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? पोल और फोकस के बीच में। और ये जो बनेगा ये आभासी बनता है। इसका प्रतिबिंब जो जब भी हो उत्तल दर्पण में, प्रतिबिंब एक ही दर्पण के पीछे बनता है। समझ गए? अगर इधर वस्तु रखिएगा ना तो प्रतिबिंब बनेगा किधर? पीछे।
और पीछे जो बनता है तो ये आभासी हो गया और छोटा बनता है, क्योंकि यहाँ कहीं रखिएगा ध्रुव पर अगर रख रहे हैं तो फोकस पे आ रहा है, तो फोकस तो अपने छोटा होता है तो छोटा पे बनेगा ही। और उसके अलावा अगर इधर बढ़ाते जा रहे हैं तो इसके अलावा जितने नजदीक आएगा और छोटा बनते जाएगा, समझे। तो ये क्या होता है, छोटा बनता है और सीधा बनता है, मतलब इधर वस्तु कहीं भी रखे हैं तो प्रतिबिंब इसका इस तरह से ऊपर ही बनेगा और सीधा बनेगा। तो मार्कर नहीं अच्छा से चल रहा है। इधर वस्तु कहीं भी रखिए, इसका प्रतिबिंब इधर क्या होगा, सीधा ही बनेगा। कोई दिक्कत इसमें? तो कोई दिक्कत नहीं है। अब ये रिफ्रैक्शन बताते हैं। रिफ्रैक्शन यानी अपवर्तन। देखिए उत्तल दर्पण में आप लोग क्या सीखे, अगर वस्तु अनंत है तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस में। अब उसके अलावा कहीं भी रहे तो उसका प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, फोकस और पोल के बीच में। क्लियर। उसके बाद आइए रिफ्रैक्शन। रिफ्रैक्शन जो होता है, इसको मिटा देते हैं। रिफ्रैक्शन को ही अपवर्तन बोलते हैं। क्या बोलते हैं हिंदी में, अपवर्तन। तो देखिए रिफ्रैक्शन और अपवर्तन में इसमें क्वेश्चन पूछ देता है, इसमें दे देगा दो मीडियम, एक सघन एक विरल। प्रकाश का जो गुण होता है, प्रकाश कई माध्यमों से गुजरता है, समझ गए। प्रकाश जैसे हवा से भी गुजर जाएगा, निर्वात से भी गुजर जाएगा, पानी रहेगा उससे भी गुजर जाएगा, कांच से भी क्या होता है, गुजर जाता है। इसीलिए उसको कहा गया है, लेकिन हर माध्यम में उसका चाल बदल जाता है, समझ गए। तो जितना माध्यम सघन होगा, सघन माने घना, ठीक है, तो उसमें प्रकाश की स्पीड घट जाती है, ठीक है। अगर घना नहीं रहेगा, विरल रहेगा, माने उसका माध्यम थोड़ा प्रखर रहेगा, तो उसमें क्या होता है, प्रकाश की लाइट की स्पीड क्या होती है, तेज रहती है। कोई दिक्कत? जैसे देखिए ये हम लोग हवा में है तो ये भी एक माध्यम है, मीडियम है। जैसे हम लोग देखिएगा, हम लोग हवा चलते हैं तो हवा विरोध करता है, लेकिन इसका सघन माध्यम बहुत कमजोर है तो विरोध पता नहीं चलता है। देखिएगा कभी कभी गाड़ी बहुत तेज होगा तो देखिएगा हवा आपका विरोध करेगा, या हवा बहुत तेज तूफान की तरह आएगा तो आगे चलिएगा तो आपको पीछे कर देगा, धक्का देके कर देता है कि नहीं कर देता है। तो ये आपका विरोध करता है, लेकिन इसका माध्यम बहुत कमजोर, थी सघन माध्यम जो है ना विरल है, यानी बहुत कम है, इसका डेंसिटी कम है, इसलिए हम चल पाते हैं। पानी भी आपका विरोध करता है, लेकिन हवा के माध्यम से पानी के माध्यम थोड़ा ज्यादा है तो ज्यादा विरोध करता है। उसी तरह से लोहा है, लोहा में भी नहीं चल सकते हैं, उसको तोड़ना पड़ेगा, तो उसका सघन माध्यम बहुत मजबूत होता है, समझ गए। शीशा है, लेकिन प्रकाश जो होता है इतना तेज होता है कि सब में चल जाता है, तो उसी को कहते हैं। तो अपवर्तन जैसे डेंस है, तो सघन जो होता है डेंस का मतलब होता है घना। अगर प्रकाश घना माध्यम से विरल माध्यम यानी कम घनत्व वाला में जाता है तो उसका स्पीड बढ़ जाता है कि घट जाता है, कि सेम डायरेक्शन में जाता है कि उसका डायरेक्शन विचलित हो जाता है, कि क्या होता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, देखते हैं। तो प्रकाश मान लीजिए पहले सघन माध्यम में है, अब बाद में जाता है विरल माध्यम में। ऊपर लिख दिए सघन माध्यम यानी इसका घनत्व ज्यादा है, और नीचे वाला जो है यहाँ से इसका घनत्व क्या है, कम है, विरल लिख दिए हैं, जिसको रेयर भी बोलते हैं। तो डेंस से रेयर में अगर जा रहा है, यानी सघन माध्यम से विरल माध्यम में जा रहा है, तो प्रकाश को क्या होता है, इससे जो आता है इसका प्रकाश का नेचर है कि अगर इसको कोई विरोध न करे तो सीधा चलता है, समझ गए। विरोध करने पर कोई भी आदमी तो पहले तो सीधे रहता है, विरोध करने पर वो धीरे धीरे टेढ़ हो जाता है, नेचर होता है। क्या हाँ, हाथ पैर थोड़ी टेढ़ हो जाता है। सुनिए ये सीधे आ रहा था, अगर इसका देखिए जैसे ये डेंस में था, जब तक डेंस इसका था यानी सघन माध्यम था तब तक ये क्या हुआ था, सीधा आया। लेकिन जैसे विरल आया तो इसको आना चाहिए इस तरह से, लेकिन इसको क्या होता है, रास्ता मुड़ जाता है, समझे, इसका फैल जाता है। अगर यही माने यही हो गया, रिफ्रैक्शन होता है क्या, देखिए रिफ्रैक्शन का मतलब होता है जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके पथ का विचलन हो जाता है, समझ गए। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, रिफ्रैक्शन। उसका डेफिनेशन क्या होगा, जब कोई प्रकाश
एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो उसके चाल में परिवर्तन हो जाता है, और चाल में परिवर्तन के कारण उसका पथ का विचलन हो जाता है, और उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन या अपवर्तन बोलते हैं। देखिए सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाए तो इसका जो चाल देखिए, यहाँ पे जो था अब सघन माध्यम में कम था लेकिन विरल में गया तो इसका चाल बढ़ जाएगा। समझ गए, साथ में ये भी याद रखना है, बस इसका चाल क्या होगा, बढ़ जाएगा, और चाल बढ़ जाएगा तो इसका जब चाल बढ़ जाता है तो इसका डायरेक्शन क्या होता है, विचलित हो जाता है। समझ गए। और ये जो अभिलंब है इसी को बोलते हैं अभिलंब, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं, नॉर्मल। ठीक है, तो ये अभिलंब से दूर जाता हुआ प्रतीत होता है, क्या होता है, दूर जाता है। इसको जाना चाहिए इस तरह से जो डॉट डॉट है, लेकिन क्या हो गया, सघन से विरल मिल गया। अब विरल मिल गया तो मान लीजिए अब यहाँ तो उतना घनघोर नहीं था, तब सोचता है, याद रखने के लिए बता रहा है, फैल के चल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, फैल के चल रहे हैं। चल रहा था पानी में, अब उसको कर देंगे हवा में, तब ना कहेगा बाप रे बाप फुर्सत मिला था निशुल्क फैल के चले हैं, तो समझिए कि फैल के चल रहा है। तो इसको इस तरह से देखिए, ये बहुत कंफ्यूजन होता है। अभी तो ठीक है, बाद में सोचिएगा उसमें क्या था उसमें क्या था, जब दोनों पढ़िएगा तो आप समझिए सघन से विरल में गया तो विरल में घनत्व कम होता है, यहाँ पे घनत्व क्या होता है, घनत्व कम रहता है, और यहाँ पे घनत्व ज्यादा होता है। अब घनत्व ज्यादा है यानी इसका रुकावट ज्यादा है, यहाँ रुकावट कम है, तो ये घनत्व अगर कम मिल रहा है तो इसका मतलब यहाँ पर आराम से फैल के चलेगा, तो अभिलंब से दूर जाएगा। फैलने का मतलब समझिए कि अभिलंब से दूर। अब इसी के, अब देखिए यहाँ पे जो एंगल है इसको इंसिडेंट एंगल बोलते हैं, यानी अपवर्तन आपतन कोण, सॉरी आपतन कोण, इसको बोलते हैं अपवर्तन कोण। तो यहाँ पे जो होगा, यहाँ पे जितना एंगल होगा तो यहाँ पर अगर इसी माध्यम से आता इस तरह से, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर होता, लेकिन यहाँ से इतना दूरी थी बढ़ न गया है, तो इसलिए ई एंगल आर जो होगा, रिफ्लेक्टिव एंगल जो होगा इसका क्या हो जाएगा, बड़ा होगा। तो इसमें अपवर्तन कोण की मान आपको किसका, सघन कोण के मान, सॉरी आपतित अपवर्तन कोण, अपवर्तन कोण परावर्तन कोण, तो अपवर्तन कोण और ये परावर्तन कोण का मान से क्या होगा, ये वाला ज्यादा होगा इससे, कोई दिक्कत। उसके बाद से यहाँ जो देखते हैं, अब मीडियम अब चेंज कर देते हैं, क्या कर रहे हैं, मीडियम चेंज कर देते हैं। यहाँ आ गया विरल माध्यम, अब नीचे कर दे रहे हैं क्या, सघन। अगर विरल से, जैसे मान लीजिए कि विरल माध्यम जिसका घनत्व तो कम है, यहाँ पे घनत्व तो क्या कर रहे हैं, कम कर दे रहे हैं, और यहाँ पे घनत्व ज्यादा ज्यादा। अब देखिए जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगा तो पहले तो इसका एंगल यहाँ इतना था, और इस तरह से जो लाइट आ रही थी तो इसको जाना चाहिए इस तरह से, लेकिन क्या हुआ, यहाँ से मुड़ गया। अब ये अभिलंब की तरफ क्या होगा, झुक जाएगा। समझ गए। तो जब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो अभिलंब की तरफ झुक जाता है, जाना चाहिए इधर, तो इधर आ गया तो इतना झुक ही न गया, तो ये अभिलंब की तरफ क्या होता है, झुक जाता है। और सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो अभिलंब से दूर चला जाता है। समझ गए। तो ये आपको क्वेश्चन पूछ देगा, जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो उसका जो झुकाव होता है अभिलंब की ओर होता है कि अभिलंब से दूर होता है, अभिलंब की ओर होता है। तो सिंपल याद रखिए, जहाँ जा रहा है दूसरा का याद रखिएगा, नीचे वाला ऊपर वाला तो ऑटोमेटिक याद हो जाएगा। अगर ई विरल है तो सघन होगा, अगर ई सघन है तो ई विरल होगा। तो अगर इसमें जा रहा है नीचे वाला को अगर विरल मिल गया तो विरल का मतलब होता है कि कम घनत्व, कम घनत्व में मतलब समझिए कि फैल के चलेगा, तो फैल के चलेगा तो दूर जाएगा। अगर सघन मिल गया तो समझिए सिकुड़ जाएगा। समझ गए, नीचे सघन मिल गया तो समझिए सिकुड़ जाएगा, सिकुड़ जाएगा मतलब इसके पास आ जाएगा। कोई दिक्कत। तो एक याद रखिए, नीचे वाला केवल याद रखिए, ऊपर वाला अपने आप याद हो जाएगा। तो अगर विरल मिल गया तो फैल के चलेगा क्योंकि कम घनत्व है, अगर सघन मिल गया तो सिकुड़ के चलेगा, यानी इसके पास आ जाएगा अभिलंब के। कोई दिक्कत। यहाँ पर आई बड़ा हो जाएगा,
तो यहाँ पे आई होगा यानी आपतन कोण, ये क्या है अपवर्तन कोण, ये आपतन कोण होता है। तो आपतन कोण यहाँ पे बड़ा होगा, ये अपवर्तन कोण हो गया। तो अपवर्तन कोण यहाँ पे क्या होगा, छोटा होगा। ठीक है। अब देखिए यहाँ पर प्रकाश की जो चाल होगी, यहाँ पर जो विरल था यहाँ पर सघन था, तो इसके रिस्पेक्ट में यहाँ कम हो जाएगा, चाल यहाँ क्या होगा, मैं पढ़े नहीं अच्छा, इधर आलतू फालतू में चलाते हैं तो चलता है। चाल यहाँ क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। यहाँ पे चाल ज्यादा होगा, यहाँ पे चाल लिख ही दिया है। अब देखिए ये घनत्व तो लिखे हैं, यहाँ पे चाल सब याद रखिएगा। यहाँ पे चाल जो सघन माध्यम में है तो कम होगा, और यहाँ पे चाल क्या हो जाएगा, ज्यादा होगा। यहाँ पे जो घनत्व है, यहाँ पे देखिए इतना ही में आपको बता दिए कि अविलंब से दूर जाएगा, नजदीक रहेगा, चाल किसका कम होगा, कहाँ ज्यादा होगा, घनत्व तो किसका कम होगा, किसका ज्यादा होगा, विरल माध्यम क्या है, सघन माध्यम क्या है। अगर सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रकाश जाती है तो कैसा प्रतीत होगा, अब विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो कैसा प्रतीत होगा। इतना तो समझ गए। विरल माध्यम में घनत्व तो ज्यादा होता है कि कम होता है, कम होता है। सघन माध्यम में घनत्व ज्यादा होता है। सघन मतलब समझिए कि साथ साथ ज्यादा है, माने संग में ज्यादा है। विरल मतलब कि बिरले बिरले कोई है, ठीक है। तो बिरले बिरले दो चार गो है तो उसका घनत्व तो कम ही ना होगा। अभी इसी में हम क्या करें, अभी और लड़का बैठा दे 100 गो, तो और ज्यादा पास पास हो जाएगा तो और सघन हो जाएगा, और इसमें से और निकाल दें आधा तो और विरल हो जाएगा। समझ गए। तो विरल होगा, तो अब विरल हो जाएगा तो अब कोई आदमी आना जाना चाहे तेजी में चला जाएगा, पूरा लोग भरा रहेगा तो आने जाने में दिक्कत होगा कि नहीं होगा, तो चाल घट जाएगा जब दिक्कत होगा। तो उसी तरह से इस सघन है, तो सघन है तो यहाँ पर बहुत घनघोर डेंसिटी है, तो इसका घनत्व ज्यादा है तो यहाँ चाल कम हो जाएगा। अब विरल है तो यहाँ बिरले बिरले कोई है तो यहाँ चाल बढ़ जाएगा। एकदम लोकल भाषा में समझ लीजिए, अब इतना नहीं समझे। अब जहाँ घनत्व कम है वहाँ चाल क्या होगा, ज्यादा होगा, और जहाँ घनत्व ज्यादा है वहाँ चाल कम हो जाएगा। उल्टा रिलेशन है। उसके बाद से जब कोई प्रकाश विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाता है तो वो अविलंब से दूर जाएगा कि पास जाएगा, सघन में पास जाएगा। और जब सघन से विरल में जाएगा तो विरल में प्रकाश क्या होगा, दूर जाएगा। अभी तो कभी नहीं भूलिएगा। चलिए इसमें एक स्नेल का नियम इसी में बता देते हैं। साइन आई बाई साइन आर बराबर म्यू, इसी को कहते हैं स्नेल का नियम। माने साइन आई और उसके बाद से साइन आर बराबर एक म्यू होता है, यानी कांस्टेंट अपवर्तनांक इसका कांस्टेंट होता है, उसी को बोलते हैं स्नेल का नियम। उसके बाद से ये जो सब समझ गए आप लोग, मिटा दें। अब देखिए अगर कोई प्रकाश इस तरह से आ जा रहा है, इस तरह से फैल जा रहा है, तो कौन सघन माध्यम होगा, कौन सघन ऊपर होगा, नीचे विरल होगा। जी प्रकाश की चाल ऊपर ज्यादा होगा कि नीचे, ये तो सघन ज्यादा होगा, आज ये विरल हो गया। घनत्व तो किस में ज्यादा होगा, घनत्व तो ज्यादा होगा, घनत्व तो ऊपर में ज्यादा होगा। जी
घनत्व तो इसमें नीचे क्या होगा? कम होगा। कम होगा। चाल जी किस प्रकाश की चाल किसमें ज्यादा होगा? नीचे वाला ज्यादा है। इसमें प्रकाश की चाल ज्यादा होगा और ऊपर वाला में क्या होगा? कम होगा। कितना आसानी से सब याद हो गया। आप लोग ब्रिलियंट आदमी हैं। ये मिटा देते हैं। जी इसमें पूछ लीजिए। इसमें पूछ दे पूछ लीजिए। तो ये सब मिटा के ना कुछ नहीं मिटाइए। मान लीजिए F हो गया, मान लीजिए C हो गया, इस तरह से मान लेते हैं इन्फिनिटी हो गया। अगर वस्तु अनंत पे है, यहाँ पे है, तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा? यहाँ पे बनेगा ई डैश। अगर वस्तु अनंत और अच्छा अब पहले ही बताइए वो कर्ता त्रिज्या पे है यहाँ पे, तो कहाँ बनेगा? उसके नीचे। इसी के नीचे यहाँ पे बन जाएगा। अब जो वस्तु अगर यहाँ पे है B, फोकस वाला कर्ता कितना का बीच है? जस्ट यहाँ पर इधर बगल में है तो इसका प्रतिबिंब इधर बीच में बन जाएगा, तो इधर बन जाएगा B डैश। अगर वस्तु फोकस पे अगर मान लीजिए हम फोकस पे ले रहे हैं, अनंत यहाँ पे वस्तु है इस पर मान लीजिए ई डैश, तो कहाँ बनेगा? अनंत अनंत पे नीचे बनेगा ई डैश, यहाँ डैश नहीं होगा, डैश वाला को प्रतिबिंब मान लेते हैं। उसके बाद से वस्तु अगर यहाँ है डी में, इस दोनों के बीच में, तो इधर इस दोनों के बीच में बन जाएगा कहीं ना कहीं। कोई दिक्कत? अगर यहाँ पे रहेगा तो पीछे तो ये हो गया फोकस और ध्रुव के बीच में। तो देखिए इस तरह से फिगर नहीं देगा, इसको भाषा में बोल के देगा क्वेश्चन कि फोकस और ध्रुव के बीच में, तो आप समझिए एक फोकस और ध्रुव के बीच में यहाँ है तो यहाँ बन रहा है, ध्रुव पे है, फोकस पे है तो अनंत पे बनेगा। इस तरह से भाषा में नहीं देगा, सॉरी भाषा में देगा, इस तरह से लिख के नहीं देगा। एक होता है सबके घनत्व में इथी होता है, एक अपवर्तनांक होता है। क्या होता है? अपवर्तनांक। तो जैसे अपवर्तनांक का मतलब ये होता है निर्वात में प्रकाश की चाल। देखिए ये अपवर्तनांक कांस्टेंट होता है, अपवर्तनांक कांस्टेंट इसको बोलते हैं मैंने प्रकाश निर्वात में प्रकाश की चाल जितना है और जिस माध्यम में जा रहा है उस माध्यम में प्रकाश की चाल जो होती है भाग दे दीजिएगा तो आपका एक स्थिरांक निकल जाएगा, उसी को कांस्टेंट अपवर्तनांक कहते हैं। समझ गए? अब जैसे प्रकाश की चाल निर्वात में होता है 3 × 10 के पावर 8 मीटर 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड। और जिस माध्यम में जाना है, कोई माध्यम में अगर नहीं पता है तो उसका चाल हम मान लीजिए भी ले लेते हैं। मान लीजिए सबका चाल अलग अलग न होता है, लैथिक हवा का अलग होता है, कांच में अलग हो जाएगा, पानी में अलग हो जाएगा, इस तरह से होता है कि नहीं होता है? और यहाँ पे जो आपका निकलेगा म्यू, इसमें यही रिलेशन होगा। अब देखिए ये ज्यादा होगा, ये कम हो जाएगा, ये कम होगा, ये ज्यादा होगा, क्योंकि इसमें भाग देना है तो ज्यादा से भाग देंगे इसमें तो कट फट के जो आएगा तो कम ही ना निकलेगा, तो इसका वैल्यू हो जाएगा। अगर कम से भाग दे रहे हैं तो ज्यादा आएगा, तो ज्यादा आएगा तो इसी का ना मान निकलेगा। तो इसमें और इसमें उल्टा रिलेशन होता है। समझ गए? यानी माध्यम में अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल, सॉरी प्रकाश की चाल, ठीक है, अपवर्तनांक और प्रकाश की चाल में क्या होता है? अगर प्रकाश की चाल ज्यादा है तो समझिए उसका अपवर्तनांक कम होगा। समझ गए? अगर प्रकाश की चाल कम है तो समझिएगा अपवर्तनांक ज्यादा है। जैसे हम निर्वात में ले लेते हैं, निर्वात में जो होता है चाल और अपवर्त चाल हो गया 3 × 10 के पावर 8 मीटर पर सेकेंड, ठीक है।
अब देखिए निर्वात में जो है चाल तो इतना ही होता है, अब इतना ही चाल से भाग कर दे तो कट के कितना आ जाएगा, एक ना आएगा। 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड है। और तो चाल भी और चाल निर्वात में भी होता है 3 × 10⁻8 मीटर पर सेकंड। अब इतना ही से इतना ही भाग करेंगे तो एक आएगा कि नहीं आएगा। जो वायु में होता है इतना ही थोड़ा सा कम होता है, कितना होता है, तो ये हो जाता है 2.98 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। समझ गए। तो इसका जो होता है 1.003। तो वायु में जो होता है प्रकाश की जो और चाल होता है इतना होता है, इतना भी लिख सकते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा निर्वात में होता है। कहाँ होता है निर्वात का मतलब वहाँ कोई रोक टोक है ही नहीं। अब वायु में है कम से कम हवा तो रुकने वाला है, तो थोड़ा सा हल्का सा असर करता है, तो इतना होता है। उसके बाद से वायु के बाद आ जाइए जल। कुछ कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको पूछता है, याद रखिएगा। तो आपको क्या होगा, जल, जल में कितना होता है 2.25 × 10⁸ मीटर पर सेकंड कितना होता है। और इसका होता है 1.33। जल में कितना होता है 1.33। उसके बाद से जल के बाद आ जाइए कांच। कांच में आपको हो जाता है 2 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। और यहाँ कांच में होता है 1.51। तो इतना आपको याद रखिएगा। एक होता है हीरा। हीरा में चाल तो नहीं, इसका ई पूछता है 2.2। हीरा का घनत्व तो बहुत ज्यादा होता है, समझ गए। तो यहाँ पर इसका अपवर्तनांक इतना होता है। इसको क्या करना है, इतना को आपको क्या करना है, याद रखना है। उसके बाद से काम खत्म। कोई दिक्कत बता दें। हाँ एक चीज और बता देते हैं, आपको पूछ देता है। जो निर्वात में जो वायु की चाल जो होती है, जल में वायु की चाल उसके कितना प्रतिशत कम होती है। निर्वात में प्रकाश की जो चाल होती है, तो जल में जो प्रकाश की चाल होती है इससे कितना % कम होती है, समझ गए। तब पूछ देगी तो देखिए यहाँ 10⁸ इसमें है बैलेंस है, यहाँ है 3 और यहाँ है 2.5, तो कम कितना है 0.75। ठीक है। तो 0.75 कम किससे हो रहा है, इससे। जो कभी भी नीचे रखा जाता है जो मूल रहता है उसको रखते हैं, तो इसको रख देंगे 3 और गुने 100। 2 0 से दशमलव उड़ जाएगा, 3 से काट देंगे तो 25। तो 25% चाल क्या होता है, जल में निर्वात के चाल से 25% क्या होता है, कम होता है। समझ गए। तो इतना आप लोग को बता दिए, इतना आप लोग याद रखिए। अब उसके बाद से काफी है, कोई दिक्कत आने दीजिए।